हेलो एवरीवन, मैं अभिषेक जैन स्वागत करता हूं आप सब लोगों का करंट नॉमिक्स यूट्यूब चैनल पर। आपका इतना अच्छा रिस्पांस देखकर काफ़ी अच्छा लगा और हम काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स कर रहे हैं आपके लिए अप टू डेट इन्फॉर्मेशन लाने के लिए। तो आज की डेली करंट अफेयर्स की सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो सबसे पहले तो हम जो कल मैम ने क्वेश्चन दिया था उसको डिस्कस कर लेते हैं, फिर आज के क्वेश्चंस पर जाएंगे एंड देन हम डिस्कस करेंगे हमारी वन बाय वन सारी की सारी हाइलाइट्स। तो पहला क्वेश्चन जो मैम ने पिछली क्लास में दिया था वो क्वेश्चन क्या था? मैम ने क्वेश्चन पूछा था अभी हाल ही में वर्ल्ड बैंक द्वारा कितनी वित्तीय सहायता भारत को दी गई है? तो उसका करेक्ट आंसर है $1 बिलियन की वित्तीय सहायता, जो कि सबसे ज्यादा भारत को दी गई है। और आपको पता है मैं इस टॉपिक को डिस्कस भी कर चुका हूं। वर्ल्ड बैंक एक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है जो पॉवर्टी को वाइप आउट करने के लिए लोन्स प्रदान करता है, ग्रांट्स प्रदान करता है, जिसकी स्थापना 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के द्वारा हुई थी और उसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। तो ये सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। तो कल के क्वेश्चन का आंसर क्या है? $1 बिलियन की वित्तीय सहायता वर्ल्ड बैंक द्वारा भारत को दी गई। तो आज का क्वेश्चन हम देखते हैं। आज का क्वेश्चन देखो, आज का क्वेश्चन क्या है? मैच द फॉलोइंग विच वन इज करेक्ट। तो इधर आपको सारे के सारे इंस्टीट्यूशन दिए हुए हैं और सामने उनकी हेडक्वार्टर्स दी हुई है। इस टाइप के क्वेश्चन हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपको इन सारे के सारे वर्ल्ड इंस्टीट्यूशंस के मुख्यालय पता होने चाहिए। तो पहला है वर्ल्ड बैंक, उसके सामने लिखा हुआ है वॉशिंगटन डीसी। दूसरा है एडीबी की फुल फॉर्म है एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियन विकास बैंक, उसके सामने लिखा हुआ है मनीला जो कि फिलीपींस के अंदर है। तीसरा है एशियन इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक, क्या है? एशियन इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक, उसके सामने लिखा हुआ है संघाई। और फोर्थ लिखा हुआ है एनडीबी का मतलब है न्यू डेवलपमेंट बैंक, ये ब्रिक्स के द्वारा बनाया गया है एनडीबी, इसके सामने लिखा हुआ है बीजिंग। तो आपको बताना है कि कौन सा सही है। आपका ऑप्शन है 1 2 3, बी ऑप्शन है 1 एंड 2, सी ऑप्शन है 2 3 4 और डी ऑप्शन है 1 2 3 4। इस क्वेश्चन का आंसर आपको हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में देना है। ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसमें पार्टिसिपेट करना है ताकि हम लोग एनकरेज हो और आपके लिए नए नए क्वेश्चंस लेकर आए। और इसके साथ साथ मैं डेली 5 क्वेश्चंस टेलीग्राम ग्रुप पर भी शेयर करता हूं। ज्यादा से ज्यादा लोग टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन करें। वहां पे आप उन क्वेश्चंस का आंसर कहां पर देंगे? कमेंट बॉक्स में देंगे। डेली शाम को आपके उनके आंसर्स प्रोवाइड करवा दिए जाते हैं। अब डिस्कस करते हैं आज की हमारी क्या क्या न्यूज है, क्या क्या महत्वपूर्ण है। मैं आपको पहले बता चुका हूं हमारा सारा का सारा कवरेज पीआईबी से, पीआरएस से, सारी की सारी ऑफिशियल मिनिस्ट्री की साइट्स, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, द मिंट, तो सारे के सारे जो ऑथेंटिक सोर्सेज हैं वहां से हम कवर करते हैं। तो आज की हमारी पहली न्यूज बनी है, काफी महत्वपूर्ण है। आईसीएमआर ने अप्रूव की है कॉन्वलसेंट प्लाज्मा थेरेपी। आईसीएमआर इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च के द्वारा प्लाज्मा थेरेपी को मंजूरी दे दी गई है। इसकी क्लिनिकल ट्रायल्स स्टार्ट कर दी गई है और केरला में सबसे पहले स्टार्ट की जा रही है। तो पहला टॉपिक हमारा बना है आईसीएमआर द्वारा अप्रूव की गई प्लाज्मा थेरेपी, किसके लिए? कोविड-19 के लिए। काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है साइंस एंड साइंस एंड टेक के दृष्टिकोण से, इसको हम डिटेल में आज अध्ययन करने वाले हैं। दूसरा हमारा टॉपिक बना है, कल मैम ने पीएम केयर्स फंड के बारे में डिस्कस किया था। तो पीएम केयर्स फंड एंड कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी, अभी कल ही पीआईबी की साइट पर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी किया गया। उसमें बताया गया कि पीएम केयर्स फंड या सीएम रिलीफ फंड में कौन से सीएसआर के अंदर आता है, कौन सा सीएसआर के अंदर नहीं आता है, किसको इनकम टैक्स के तहत छूट प्रदान की गई है। तो इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं। तो दूसरा टॉपिक हम डिस्कस करेंगे पीएम केयर्स फंड एंड कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी। तीसरा हमारा टॉपिक होगा, अभी कल ही मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स द्वारा उस पर जारी किया गया, ट्राइबल अफेयर्स की मिनिस्ट्री के द्वारा पीआईबी पर एक नोटिफिकेशन जारी किया गया। उसमें सब स्टेट गवर्नमेंट्स को एक हिदायत दी गई कि आपको एमएसपी टू एमएफपी स्कीम, एमएसपी का मतलब होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस और एमएफपी का मतलब होता है माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, स्कीम को इंप्लीमेंट करने की बात की गई। स्पेशली ये ट्राइबल्स लोगों के लिए है, इसको भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। फोर्थ हमारी महत्वपूर्ण न्यूज बनी है दरबार मूव, ये स्पेशली जम्मू एंड कश्मीर के बारे में बोला जाता है। वहां पर 2 कैपिटल होती है, एक
एक समर कैपिटल, एक विंटर कैपिटल, एक श्रीनगर होती है, दूसरी जम्मू होती है। तो पहली बार अब तक की 144 ईयर्स की हिस्ट्री में ये नहीं किया जाएगा कोविड-19 की वजह से। इसको भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। पांचवी न्यूज बनी है अभी कल ही, यूरोपियन यूनियन के द्वारा 500 बिलियन यूरो का एक कोरोना रेस्क्यू डील जारी की गई। किसके द्वारा? यूरोपियन संघ के द्वारा। तो इसको भी हम डिटेल में देखेंगे। लास्ट में हम डेली एक क्वेश्चन देखेंगे जो मैपिंग से रिलेटेड होगा, तो मैपिंग भी हम साथ में कवर करेंगे। तो ये सारी की सारी चीजें हम कवर करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारी न्यूज नंबर 1 से। तो देखते हैं हमारा टॉपिक नंबर 1। ध्यान रखना काफी महत्वपूर्ण न्यूज है, काफी ज्यादा सवाल यहाँ से पूछे जा सकते हैं। तो देखो क्या क्या सवाल यहाँ से बनेंगे। तो प्लाज्मा थेरेपी के बारे में हम देखते हैं। तो मैंने पहली चीज क्या बोली, अभी हाल ही में इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के द्वारा इसके लिए क्लिनिकल ट्रायल्स स्टार्ट करने के लिए केरला गवर्नमेंट को मंजूरी मिल गई है। तो पहली चीज तो अप्रूवल किसको मिला? केरला गवर्नमेंट को। किसके लिए? क्लिनिकल ट्रायल्स स्टार्ट करने के लिए। किसके द्वारा ये अप्रूवल दिया गया? इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च के द्वारा। अब हम ये समझेंगे कि प्लाज्मा थेरेपी एक्चुअली वर्क कैसे करती है। तो सबसे पहले हम इसके बेसिक्स पर जाएंगे, देखेंगे कि प्लाज्मा होता क्या है। तो ध्यान रखना प्लाज्मा क्या होता है, हमारे ब्लड का लगभग जो 55% भाग होता है वो प्लाज्मा से बना होता है। और प्लाज्मा क्या होता है? एक पीले कलर का लिक्विड पदार्थ होता है। क्या होता है? येलोइश लिक्विड कंपोनेंट होता है हमारे ब्लड का। तो पहली चीज जो प्लाज्मा होता है आपका, हमारे ब्लड के अंदर एक पीले कलर का पदार्थ होता है। किस फॉर्म में होता है? लिक्विड फॉर्म में होता है। और जो हमारे ब्लड का लगभग जो 55% भाग होता है वो किससे बना होता है? प्लाज्मा से। और प्लाज्मा के अंदर आप देखोगे 95%, जो प्लाज्मा के अंदर 95% आपको क्या मिलेगा? वाटर। 5 से 8% में प्रोटीन्स और अदर सब्सटेंसेस के अंदर मिलेंगे। तो इसका मैक्सिमम भाग किसका बना होगा? वाटर का। तो दो चीजें समझनी है। पहली चीज तो प्लाज्मा थेरेपी समझने से पहले जानना होगा प्लाज्मा क्या है। प्लाज्मा हमारे ब्लड के अंदर एक पीले कलर का तरल पदार्थ होता है जो कि ब्लड का लगभग 55% भाग होता है। और प्लाज्मा के अंदर भी क्या होता है? लगभग 95% तो क्या होता है? वाटर। और 5 से 8% उसमें क्या मिलेगा? आपको प्रोटीन्स और अदर सब्सटेंस आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। आपने देखा होगा जब भी हमारा ब्लड हमसे लिया जाता है तो ब्लड लेने के बाद जो आपके मेडिकल प्रोफेशनल्स होते हैं ब्लड में से ब्लड प्लाज्मा को अलग करते हैं, क्योंकि प्लाज्मा की सहायता से कई सारे मेडिकेशन करवाए जाते हैं। कई सारी ऐसी टेक्निक्स हैं जो कई दुर्लभ रोगों के उपचार के लिए प्रयोग में ली जाती है। अब वो कैसे वर्क करता है हम वो भी यहाँ पर समझेंगे। तो आपको आई थिंक प्लाज्मा समझ में आया होगा। प्लाज्मा का कितना प्रतिशत कंपोनेंट हमारे ब्लड में होता है ये भी समझ में आया होगा। अब एक और चीज समझो कि प्लाज्मा का काम क्या होता है। प्लाज्मा का काम होता है आपके शरीर में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, हार्मोन्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, उनको बॉडी के विभिन्न हिस्सों में पहुंचाना। क्योंकि ब्लड के साथ फ्लो करता है तो ब्लड के साथ आपको न्यूट्रिएंट्स भी होंगे, हार्मोन्स भी होंगे, प्रोटीन्स भी होंगे, उनको हमारे शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाना का कार्य कौन करता है? प्लाज्मा। प्लाज्मा हमारे शरीर का बहुत महत्वपूर्ण भाग होता है। प्लाज्मा को गिफ्ट ऑफ लाइफ भी बोला जाता है। प्लाज्मा के अंदर जो सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है वो होती है एंटीबॉडी। और यही हमारे सबसे बड़ी काम की चीज है। जो एंटीबॉडी होती है उसी से हम प्लाज्मा थेरेपी करते हैं और उसी की सहायता से हम कोविड-19 में यूज करने वाले हैं। तो ध्यान रखना प्लाज्मा के अंदर एंटीबॉडी भी मिलेगी, आपको प्रोटीन्स भी मिलेंगे और कई सारे सब्सटेंस जैसे कि फाइब्रोनेजन वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब सोचो कि किस तरह से इस एंटीबॉडी की हेल्प से ये प्लाज्मा थेरेपी की जाती है। इस चीज को ध्यान से समझना। इस चीज में हम करते क्या है, सोचो कोई भी पर्सन कोविड-19 से इन्फेक्टेड हो गया। सोचो एक पर्टिकुलर इंसान है, उसको कोविड-19 संक्रमण हो गया, लेकिन थोड़े टाइम के बाद वो कोविड-19 से ठीक हो जाता है। ठीक है, उसने क्या किया? कोविड-19 वाला कोरोना वायरस उसकी बॉडी के अंदर आया। जैसे ही कोरोना वायरस उसकी बॉडी के अंदर आया उसकी एंटीबॉडी ने वायरस से निपटने के लिए अपनी प्रतिक्रिया दी और थोड़े टाइम के बाद उसकी एंटीबॉडी जीत जाती है और कोरोना वायरस को हराकर वो पेशेंट ठीक हो जाता है। मतलब उसकी एंटीबॉडी के अंदर इतनी क्षमता है कि वो कोरोना वायरस से लड़ सकता है। अगर उसके पास इतनी क्षमता है तो आईसीएमआर करेगा क्या? जो यहाँ से देखना डायग्राम से समझ में आएगा, वो पीपल जो कोरोना वायरस से ठीक हो गए। तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा? रिकवर्ड पीपल फ्रॉम कोविड-19। वो सारे के सारे लोग जो कोविड-19 से ठीक हो गए उनके ब्लड का प्लाज्मा लिया जाएगा।
ब्लड उनसे डोनेट करवाया जाएगा। जब वो ब्लड डोनेट करेंगे, ब्लड डोनेट करने के बाद उनके ब्लड से प्लाज्मा को सेपरेट कर लिया जाएगा और उस प्लाज्मा को किसमें ट्रांसफर किया जाएगा, उस पेशेंट में जो काफी क्रिटिकली इल है या हाई रिस्क पेशेंट है। तो सिंपल सी चीज, अपन ने ब्लड किससे लिया, वो पीपल जिसने कोविड-19 से अपने आप को जीत लिया है और उसकी एंटीबॉडी ने कोविड-19 को हरा दिया है, उसका अपन ने ब्लड लिया, उसके ब्लड में से अपन ने प्लाज्मा अलग किया, वो प्लाज्मा किसमें ट्रांसफर कर दिया, वो पीपल जिसके अंदर काफी ज्यादा क्रिटिकली इल वो पाया जा रहा है, काफी हाई रिस्क पेशेंट उसको बोल सकते हैं, उसके अंदर ने अपन ने वो एंटीबॉडी ट्रांसफर कर दी। अब जैसे ही एंटीबॉडी ट्रांसफर हो गई, वो एंटीबॉडी किसकी है, किसकी, जो ठीक हुआ है। जैसे ही एंटीबॉडी इसके पास आई, अगर उसके ऊपर वायरस का अटैक होता है तो ये एंटीबॉडी उस वायरस को क्या कर देगी, डिस्ट्रॉय कर देगी। तो ये टेस्ट है, अभी तक प्रूवन नहीं है, इसको क्लिनिकली तौर पर टेस्ट किया जा रहा है कि ये टेस्ट कितना ज्यादा इफेक्टिव होगा। तो यहां से अपन ने एंटीबॉडी ली, इसको ट्रांसफर कर दिया उस पेशेंट के अंदर जो काफी ज्यादा बीमार है, हाई रिस्क का मतलब किसी को बीपी की प्रॉब्लम है, किसी को शुगर की प्रॉब्लम है, डायबिटीज है, वो सारे के सारे पेशेंट कौन से होते हैं, हाई रिस्क पेशेंट, जिनकी इम्यूनिटी लेवल काफी कमजोर होती है, ताकि उनका इम्यूनिटी को बूस्ट मिलेगा। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एंटीबॉडीज आर ट्रांसफर्ड एंड बूस्ट द फाइट अगेंस्ट द वायरस। अब वो एंटीबॉडी क्या करेगी, उस वायरस से फाइट करेगी। एक और चीज ध्यान से समझना, नॉर्मली पेशेंट की इम्यूनिटी डेवलप होने में 10 से 14 दिन लगते हैं। सोचो जैसे ही वायरस ने हमारे ऊपर अटैक किया तो हमारी एंटीबॉडी जागेगी नहीं, लगभग 10 से 14 दिन लगते हैं। तो 10 से 14 दिनों से पहले ही जब उसके पास वायरस का अटैक हुआ है, उससे इनिशियल पीरियड में हम उसको क्या ट्रांसफर कर देंगे, एंटीबॉडी ट्रांसफर कर देंगे, ताकि इनिशियल लेवल पे ही कोरोना को रोका जा सके। और ये कई जगह यूज भी हो चुकी है, ये नई टेक्निक नहीं है। जो 2005 के अंदर सार्स, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, मैंने आपको बताया था, अभी हमारा कौन सा वर्जन चल रहा है, SARS-CoV-2, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, कोरोना वायरस का सेकेंड वर्जन है। जब इसका फर्स्ट वर्जन था, जिसको सार्स के नाम से जाना जाता है, चाइना में हांगकांग के अंदर 2005 में इस टेक्निक को यूज किया गया, काफी इफेक्टिव ये टेक्निक रही। 2009 के अंदर जो हमारा स्वाइन फ्लू आया था, जिसको H1N1 भी बोलते हैं, उसके लिए भी इस टेक्निक को यूज किया गया, और इबोला के लिए भी इस टेक्निक को यूज किया जा चुका है। लेकिन अभी तक इसको टेस्ट किसके लिए नहीं किया गया है, कोविड-19 के लिए। लेकिन बोला जा रहा है कि ये वर्ल्ड वाइड काफी इफेक्टिव टेक्निक होगी, जो बेसिकली हमारी इम्यूनिटी क्षमता को बूस्ट करेगी। आप सब लोगों को पता है कि अभी तक कोई भी वैक्सीनेशन कोविड-19 के लिए उपलब्ध नहीं है। सबसे जल्दी कोविड-19 से कौन रिकवर होता है, जिसकी इम्यूनिटी पावर काफी स्ट्रॉन्ग है, जिसकी एंटीबॉडी डिस्ट्रॉय कर देती है वायरस को। इसीलिए हमने इस टेक्निक का यूज किया, जिसको बोलते हैं प्लाज्मा थेरेपी। तो ध्यान से समझना, सिंपल सी चीज है प्लाज्मा थेरेपी। अपन ने प्लाज्मा किसका लिया, उस पेशेंट का जो पेशेंट ठीक हो चुका है कोविड-19 से, उसको किसमें ट्रांसफर कर दिया, वो सारे पेशेंट जो काफी क्रिटिकली इल है या जिनमें हाई रिस्क डिसऑर्डर पाए जाते हैं, किसी को बीपी है, किसी को शुगर है, किसी को कैंसर है, उनमें अपन ने ट्रांसफर कर दिया। ट्रांसफर भी कब करेंगे, इनिशियल स्टेज पर, ताकि वो एंटीबॉडी इस वायरस को डिस्ट्रॉय कर दे और वो पेशेंट वहां से ठीक हो जाए। ये होती है हमारी प्लाज्मा थेरेपी। प्लाज्मा के बारे में अपन ने समझ लिया, ब्लड का काफी महत्वपूर्ण भाग होता है, गिफ्ट ऑफ लाइफ बोला जाता है, 55% भाग हमारा इसका बना होता है। तो ये सब चीजें थी हमारा प्लाज्मा थेरेपी के बारे में। यहां से एक और क्वेश्चन बन सकता है, जो मैंने आपको बताया भी था, इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च के बारे में। ये क्या है, कब बनी, तो ये बेसिकली मेडिकल एजेंसी के रूप में वर्क करती है। ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, कोई एग्जीक्यूटिव बॉडी भी नहीं है ये, और कोई आपकी स्टेटरी बॉडी भी नहीं है। तो ध्यान रखना, न तो ये संविधान के द्वारा बनाई गई है, न किसी अधिनियम के द्वारा बनाई गई है। ICMR एक मेडिकल एजेंसी है जो किसके अंडर काम करती है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन ये वर्क करती है। 1911 में ये डेवलप हुई थी। वर्ल्ड की सबसे पुरानी या वन ऑफ द ओल्डेस्ट मेडिकल एजेंसीज में ICMR जानी जाती है। प्लस इसका काम क्या है, जो बायोमेडिकल रिसर्च है, उसका डेवलपमेंट है, उसका प्रमोशन है, उसका सुपरविजन है, सब कुछ किसके अंदर आता है, आपका इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च के अंदर। तो ये काफी ज्यादा पॉपुलर है, एग्जाम में इससे रिलेटेड भी सवाल पूछा जा सकता है। मिनिस्ट्री जरूर ध्यान रखना कि ये हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर आती है, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर के अंदर नहीं आती। मैंने आपको एक स्कीम पढ़ाई थी, अगर आपको याद हो, प्रधानमंत्री जनौषधि परियोजना, वो हेल्थ के अंदर नहीं आती, वो किसके अंदर जाती है, आपका मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर, डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स। तो ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना, ICMR मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंदर है। तो ये हमारा फर्स्ट टॉपिक है, ये आई थिंक आपको सबको क्लियर होगा। अब हम मूव करते हैं हमारे सेकेंड टॉपिक की ओर।
तो स्टार्ट करते हैं हमारे न्यूज नंबर सेकंड से। वो है हमारी पीएम केयर्स फंड एंड सीएसआर। कल ही मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का एक नोटिफिकेशन आया जिसमें दो चीजें बताई गई। जो आपका पीएम केयर फंड है उसको तो एज ए क्या माना गया है, सीएसआर कंट्रीब्यूशन, लेकिन ध्यान रखना जो सीएम रिलीफ फंड है उसको सीएसआर के तहत नहीं माना जाएगा। तो हम पहले देखते हैं वन बाय वन क्या क्या क्वेश्चंस यहाँ से बनेंगे, काफी महत्वपूर्ण है। पहली चीज तो पीएम केयर फंड होता क्या है इसके बारे में देखो। पीएम सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन फंड। ध्यान देना, इससे पहले एक फंड था जिसका नाम था प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड। इस फंड की स्थापना की गई थी 1948 में हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। इसको क्यों बनाया गया था, 1947 में हमारी कंट्री आजाद हुई थी, तो 1948 के अंदर जो काफी सारे माइग्रेंट्स थे या जो डिस्प्लेस्ड पर्सन से जो पाकिस्तान से आए थे उनकी सहायता करने के लिए पीएम नेशनल रिलीफ फंड बनाया गया था। और अभी जो बनाया गया कोविड-19 से निपटने के लिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग गवर्नमेंट को कंट्रीब्यूट कर सके और गवर्नमेंट किसके लिए वर्क कर सके, वो सारा का सारा सेक्शन जो डाउन ट्रेडन है, वल्नरेबल सेक्शन है हमारा, फार्मर्स है हमारे, रूरल हमारी इकोनॉमी है, उसको हेल्प करने के लिए जो पीपीएल पर्सन है, पीएम केयर्स फंड की स्थापना की गई। तो किसके लिए बनाया गया, डील विद इमरजेंसी सिचुएशंस लाइक कोविड-19। अब देखो इससे क्या क्या क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि ये क्या है, तो ये एक पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट है। ध्यान रखना, प्राइवेट नहीं है, पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट है, जिसके चेयरमैन कौन है, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब उसके चेयरमैन है। तो जो हमारा पीएम केयर फंड है उसके चेयरमैन कौन है, हमारे प्राइम मिनिस्टर। इसमें मेंबर्स कौन कौन है, 3 मिनिस्टर्स इसके अंदर मेंबर है, हमारे डिफेंस मिनिस्टर, रक्षा मंत्री, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर, हमारे वित्त मंत्री, और हमारे होम मिनिस्टर, हमारे गृह मंत्री। ये तीनों इस फंड के मेंबर होंगे। प्राइम मिनिस्टर साहब चेयरमैन होंगे और तीनों इसके मेंबर्स होंगे। साथ में दो चीजें ध्यान रखनी है, इस टैक्स के अंदर आप जो भी अनुदान दोगे उसको इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत और उसका सेक्शन 80G के तहत कंप्लीट छूट प्रदान की गई है। इसमें जितना भी आपने योगदान दिया उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगाया जाएगा। तो ये एग्जेम्प्टेड है फ्रॉम इनकम टैक्स अंडर सेक्शन 80G, और जो इनकम टैक्स एक्ट बना हुआ है उसके तहत इसको छूट प्रदान दी गई है। प्लस एक और महत्वपूर्ण बात क्या है, जितना भी आप कंट्रीब्यूशन इसमें करोगे उसको एज ए सीएसआर का पार्ट माना जाएगा, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी का पार्ट माना जाएगा। पहली चीज कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी होती क्या है, तो ध्यान से समझना। हर कंपनी का, जो भी कंपनी यहाँ पर अपना बिजनेस करती है उसकी अपने समाज के प्रति, अपने पर्यावरण के प्रति एक नैतिक जिम्मेदारी होती है। उसका मतलब जितना भी उसने समाज से या हमारे पर्यावरण से लिया उसको वापस उसको लौटाना होगा, जिसको नाम दिया जाता है कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। इसके तहत कौन सी कंपनी एलिजिबल होगी, 3 महत्वपूर्ण शर्तें हैं। पहली शर्त है कि किसी भी कंपनी की जो नेटवर्थ होनी चाहिए वो कम से कम 500 करोड़ या उससे ज्यादा, कम से कम कितनी होनी चाहिए, 500 करोड़ या उससे ज्यादा। दूसरी कंडीशन, उसका जो टर्नओवर है, जो सालाना उसका टर्नओवर है वो या तो 1000 करोड़ कम से कम या 1000 करोड़ से ज्यादा। तीसरा है जो उसका मिनिमम नेट प्रॉफिट है वो 5 करोड़ होना चाहिए। तीनों में से कोई सी भी कंडीशन अगर कंपनी फुलफिल करती है तो अपने पिछले साल 3 सालों के एवरेज नेट प्रॉफिट का उसको 2% किसके रूप में देना होगा, सीएसआर के रूप में देना होगा। सीएसआर समझ में आया, सीएसआर क्या है, अगर मैं कोई बिजनेस कर रहा हूं तो मेरी समाज के प्रति, मेरी पर्यावरण के प्रति नैतिक जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि उन सब चीजों का मैंने दोहन किया है तो मेरी जिम्मेदारी है उन्हें मैं वापस कुछ लौटाऊं। अब लौटाने के लिए कुछ कंडीशंस बनाई गई है। पहली कंडीशन क्या है, अगर कोई सी भी कंपनी जिसका नेटवर्थ 500 करोड़ या उससे ज्यादा हो, उसका सालाना टर्नओवर 1000 करोड़ या उससे ज्यादा हो, या उसका जो सालाना प्रॉफिट है वो 5 करोड़ से ज्यादा हो, कोई सी भी कंडीशन फुलफिल होती है तीनों में से, तो उस कंपनी को अपने पिछले 3 सालों के एवरेज प्रॉफिट का 2% किसके रूप में देना होगा, सीएसआर के रूप में। अब सोचो कोई कंपनी है टीसीएस, एग्जांपल दे देता हूं, उसने सोचो 5 करोड़ रुपए पीएम केयर फंड के अंदर दिए हैं, तो वो 5 करोड़ रुपए उसके सीएसआर कंट्रीब्यूशन में माने जाएंगे। अब सीएसआर में उसको अलग से नहीं देना पड़ेगा। इससे कंपनी ज्यादा से ज्यादा एनकरेज होगी, वो जल्दी से जल्दी अपना सीएसआर का जो अमाउंट है वो पीएम केयर फंड में जमा करवाएगी। दूसरी चीज, अगर मैं पर्सनल रूप से सोचो 50,000 रुपए डोनेट करता हूं और मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय
एम्प्लॉय हूँ और मेरी सैलरी सोचो 10 लाख मेरी सैलरी है ईयरली और 50,000 मैंने डोनेट कर दिए, तो इन 50,000 रुपए पर कोई भी टैक्स नहीं लगाया जाएगा इनकम टैक्स के सेक्शन 80G के तहत। तो दोनों से यहाँ पर छूट मिली हुई है। लेकिन यहाँ पर एक और चीज ध्यान देना, ये छूट इस फंड के अंदर नहीं है। यहाँ पर जो इसको है, इसको इनकम टैक्स एक्ट के तहत तो छूट प्रदान की गई है, लेकिन CSR का प्रोविजन यहाँ पर नहीं रखा गया। जो प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड है, इसमें अगर आप कोई कंट्रीब्यूशन करते हो तो उसको CSR के तहत नहीं माना जाएगा, जबकि अगर आप PM केयर्स फंड के तहत कोई कंट्रीब्यूशन करते हो तो उसको CSR के तहत माना जाएगा। एक और चीज, PM केयर फंड के अंदर मिनिमम कंट्रीब्यूशन अमाउंट कितना है? 10 रुपए। ध्यान रखना, मिनिमम आप कितना कंट्रीब्यूट कर सकते हो? 10 रुपए। मैक्सिमम आप चाहे कितना भी करो, मिनिमम कंट्रीब्यूशन कितना है? 10 रुपए। जबकि PM NRF फंड के अंदर मिनिमम कंट्रीब्यूशन कितना है? 100 रुपए। ये भी ध्यान रखना, पूछा जा सकता है मिनिमम कंट्रीब्यूशन। मैक्सिमम आपकी लिमिट से कर सकते हो कितना भी, मिनिमम ध्यान रखना है आपको 10 रुपए। इसका मतलब क्या है? इसमें छोटे से लेकर कितने भी बड़े तक डोनेशन किए जा सकते हैं। एक छोटा गरीब व्यक्ति भी इसके अंदर डोनेशन कर सकता है। साथ में एक और चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि ये जो फंड बनाया गया है, ये स्पेशली किसके लिए बनाया गया है? इमरजेंसी सिचुएशन से निपटने के लिए। जैसे हमारी कंट्री के लिए इमरजेंसी कौन सी है अभी? कोविड-19 वाली। तो दोनों में क्वेश्चन फॉर्म में क्या याद रखोगे? PM केयर फंड और PM नेशनल रिलीफ फंड। ये काफी पुराना फंड है, 1948 में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा बनाया गया था। जो पाकिस्तान से डिस्प्लेस्ड पर्सन आए थे उनकी सहायता करने के लिए। यहाँ पर मिनिमम कंट्रीब्यूशन 10 रुपए है, वहां पर मिनिमम कंट्रीब्यूशन 100 रुपए है। इसका चेयरमैन भी प्राइम मिनिस्टर होता है, उसका चेयरमैन भी प्राइम मिनिस्टर होता है। यहाँ पे मेंबर्स कौन कौन से? अदर मिनिस्ट्री ऑफ होम, जो मिनिस्टर ऑफ होम है हमारे, डिफेंस मिनिस्टर है, फाइनेंस मिनिस्टर है। इसको किसके तहत छूट दी गई है? इसको इनकम टैक्स एक्ट के तहत छूट दी गई है। इसका कंट्रीब्यूशन CSR में माना जाएगा, जबकि इसको छूट तो दी गई है इनकम टैक्स एक्ट के तहत, लेकिन इसका कंट्रीब्यूशन CSR में नहीं माना जाएगा। तो इन दोनों फंड को कंपेयर करना है और ध्यान रखना है, क्वेश्चंस बनने हैं तो आप भी ज्यादा से ज्यादा लोग कंट्रीब्यूट करें PM केयर फंड में, ताकि हमारा देश कोविड-19 से निपटने के लिए सुदृढ़ रूप से आगे बढ़ सके। तो ये थी हमारी न्यूज नंबर 2। अब मूव करते हैं हम न्यूज नंबर 3 पर। न्यूज नंबर 3 के अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? पहली बात तो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, ये दरबार मूव होता क्या है? दरबार का मतलब आपने सोचा होगा राज दरबार। तो दरबार को मूव करना मतलब एक दरबार को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाना। होता क्या है? JNK के अंदर एक आपने नाम सुना होगा समर कैपिटल और विंटर कैपिटल। आपने वहां देखा होगा मई से अक्टूबर तक जो वहां की राजधानी होती है वो होती है श्रीनगर, जिसको समर कैपिटल के नाम से जाना जाता है। नवंबर से अप्रैल तक वहां की राजधानी श्रीनगर से ट्रांसफर होकर कहां पर चली जाती है? जम्मू। और जम्मू को क्या बोला जाता है? विंटर कैपिटल। तो बेसिकली इस राजधानी को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करने को हम क्या बोलते हैं? दरबार मूव, जो कि जम्मू एंड कश्मीर में कब से चली आ रही है? 1872 में ये परंपरा स्टार्ट हुई थी, जब वहां के महाराजा कौन थे? रणबीर सिंह, जो कि डोगरा रूलर माने जाते हैं, डोगरा शासक में आते हैं ये। इन्होंने स्टार्ट की थी और अब तक चली आ रही थी। लेकिन इस बार कोविड-19 की वजह से 144 सालों के बाद इस परंपरा को तोड़ा जा रहा है और इस बार बायएनुअल शिफ्टिंग नहीं होगी। इसकी कैपिटल श्रीनगर की श्रीनगर में ही रहेगी। यहाँ से ये कैपिटल होगी, जो मूवमेंट यहाँ से नहीं होना। सॉरी, अभी जम्मू के अंदर है तो जम्मू के अंदर ही रहेगी, वहां से मूवमेंट इसका नहीं हो पाएगा। तो इस चीज को ध्यान रखना। प्लस एक और चीज यहाँ पर ध्यान रखनी है आपको, अभी आपने नाम सुना होगा JNK और लद्दाख को नया केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। उसमें मैंने आपको एक क्वेश्चन करवाया था जब मैंने फाइनेंस कमीशन की आपको PPT पढ़ाई थी। तो फाइनेंस कमीशन में आप ध्यान रखना कि 1% अलग से फंड किसके लिए निर्धारित किया गया है? जम्मू कश्मीर और लद्दाख यूनियन टेरिटरीज के लिए। तो हमारा न्यूज 3 के अंदर हमारा इतना ही पार्ट रहेगा। अब हम हमारा स्टार्ट करेंगे हमारा न्यूज 4 वाले पार्ट से। दरबार मूव में आप लोग को इतना ही पढ़ना है। तो अब आते हैं न्यूज 4 पे। देखो, तो स्टार्ट करते हैं हमारे न्यूज नंबर 4 से, जिसका नाम है MSP to MFP। MSP का नाम आप सब लोगों ने सुना होगा, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। आपने समर्थन मूल्य का नाम सुना होगा, वही होता है MSP। और MFP का मतलब होता है माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। आपने देखा होगा जो हमारे ट्राइबल पीपल है, जो जनजाति है, आदिवासी लोग हैं, अपने जंगल में जो इनके प्रोड्यूस उत्पन्न होते हैं उसी को यूज करते हैं अपना रोजगार चलाने के लिए। तो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के अंदर आपने तेंदू पत्तों का नाम सुना होगा, बेम्बू का नाम सुना होगा, काफी सारे टाइप के लीव्स आती है उनका नाम सुना होगा। तो ये सारी चीजें आती है आपकी माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के अंदर। तो अभी कल ही मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के द्वारा सारे के सारे स्टेट गवर्नमेंट्स को और सारी की सारी नोडल एजेंसी को आइडेंटिफाई किया गया और बोला गया
कि आपको क्या करना है, प्रोक्योरमेंट प्रोसेस स्टार्ट करनी है माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस की। ऐसा क्यों बोला गया, लॉकडाउन के चलते ताकि जो ट्राइबल लोग हैं उनका जनजीवन अफेक्ट ना हो, उनका रोजगार निरंतर बना रहे, तो इन्होंने बोला है कि आपको मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर सारे के सारे जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है उनकी खरीदारी स्टार्ट कर देनी है। इसके लिए नोटिफाई किया गया सारे के सारे स्टेट गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट को। अब सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ आता है ट्राइफेड से रिलेटेड। ट्राइफेड की फुल फॉर्म देखो, ट्राइबल कोऑपरेशन मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया। ये किसके लिए वर्क करती है, ट्राइबल्स के कल्याण के लिए, ट्राइबल्स के वेलफेयर के लिए। इस संस्था की स्थापना 1987 के अंदर हुई थी और कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आती है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंदर आती है और इसकी हेडक्वार्टर्स कहां पर है, दिल्ली के अंदर। तो क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है, पहली चीज तो एमएसपी को हम और ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, अभी आपको इतना सा ध्यान रखना है जो आपके जनजाति वाले पीपल है, आदिवासी पीपल है, ट्राइबल्स है, उन लोगों के वेलफेयर के लिए ट्राइफेड के द्वारा और मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के द्वारा सारी की सारी स्टेट गवर्नमेंट को बोला गया है कि आप माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस का एमएसपी पर खरीदारी शुरू कर दीजिए ताकि उनका जनजीवन अच्छे से सुचारू रूप से कार्य करे। ट्राइफेड का ध्यान रखना है कि मार्केटिंग एजेंसी है, 1987 के अंदर बनी थी, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंदर आती है। यह है हमारी न्यूज नंबर 4। न्यूज नंबर 5 को हम क्वेश्चन की फॉर्म में कवर करते हैं। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन और कंट्री has released 500 billion euro package for corona rescue। कोरोना से बचाव के लिए अभी हाल ही में किस संस्था या देश द्वारा 500 बिलियन यूरो का एक राहत पैकेज जारी किया गया है। ऑप्शन है आपका G20, सेकंड ऑप्शन है आपका यूरोपियन यूनियन, तीसरा ऑप्शन है आपका यूएसए और चौथा ऑप्शन है आपका चाइना। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दोगे, हमारे इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर आपको आंसर बताना है। और लास्ट हम चीज पर आते हैं, मैपिंग। मैंने आपसे बोला था डेली आपको एक मैपिंग कवर करेंगे, तो आज का हमारा टॉपिक होगा अरल सागर। अरल सागर का नाम आपने सुना होगा। तो क्वेश्चन है मेरा कि अरल सागर किन देशों के साथ सीमा बनाता है। तो अरल सागर मात्र 2 ही देश है जिनके साथ सीमा बनाता है, एक है आपका उज्बेकिस्तान और दूसरा है आपका कजाकिस्तान। इसको हम कैसे याद रखेंगे, यूके। ट्रिक क्या होगी हमारी याद रखने की, यूके। ऐसे हम सारे सागर कवर करेंगे, काला सागर लेंगे, हम भूमध्य सागर लेंगे, वर्ल्ड की सारी जल संधियां लेंगे। तो जितने भी महत्वपूर्ण सिटीज है जो आईआर की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, यहाँ 1 बाय 1 स्टार्ट करेंगे। पहला है हमारा अरल सागर। इस बार क्वेश्चन भी पूछा गया था अरल सागर से, अरल सागर किन किन देशों के साथ सीमा बनाता है। आप जब भी लेक्चर देखेंगे साथ में आपके पास मैपिंग होनी चाहिए, मैप आपके पास होना चाहिए। हम कोशिश करेंगे जल्दी जिससे जल्दी ये सारी चीजें स्लाइड्स में कवर करें ताकि आपको और अच्छे से हमारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर पहुंच सके। तो इसका आंसर होगा आपका 2 कंट्रीज को कवर करता है, उज्बेकिस्तान को और दूसरा कजाकिस्तान को। ठीक है, तो आज का हमारा करंट अफेयर्स का सेक्शन हम यहीं तक रखते हैं। बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद। कल इसी सीरीज में आगे मिलते हैं। आई होप आप सब लोगों को ये पसंद आया होगा। ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर कर दीजिए। आपको पता है लॉकडाउन एक्सटेंड होने वाला है, ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ से बेनिफिट उठाएं। थैंक यू, धन्यवाद आपके रेस्पॉन्स के लिए। आपका दिन शुभ हो।